हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बच्चे। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डेथ को कंप्लीट किया था और मैंने आप लोगों को बोला था कि आज हम लोग जो अपनी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये हमारा आज का नया चैप्टर है और जो पार्टनरशिप में आपका लास्ट चैप्टर है। ये मैंने आपके साथ फंडामेंटल किया, गुडविल किया, चेंज इन पीएसआर किया, एडमिशन किया, रिटायरमेंट किया, डेथ किया। ये लास्ट है डिसोल्यूशन। नाम से पता लग रहा है आपको डिसोल्यूशन का मतलब समझते हैं आप लोग, समाप्त होना, ख़त्म होना। हम लोग इसको वाइंड अप भी बोलते हैं कि ख़त्म करना है। अब पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि आपका बिजनेस बंद हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि आपका बिजनेस बंद हो रहा है। देखो, इसमें भी दो चीज़ हैं। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का मतलब है कि आपकी पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है लेकिन बिजनेस विल कंटिन्यू। बिजनेस चलता रहेगा, सिर्फ आपस की जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो रही है, वो चेंज हो रही है, उसको कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जब मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि आपका जो बिजनेस है वही बंद हो रहा है। बिजनेस क्लोज डाउन, बिजनेस आपका शट डाउन हो गया, बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस आगे काम नहीं करेगा। इसे कहा गया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसे कहा गया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो कि फर्म लास्ट टाइम बनाएगी? अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के समय कौन कौन से अकाउंट्स जो पार्टनरशिप फर्म को बनाने चाहिए? सारे वही हैं जो आप देखते आ रहे थे। एक एड ऑन हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, एक जो आप लोग बनाते हो वो अभी भी रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनेगी। अच्छा, बैलेंस शीट क्यों बनाऊंगा मैं? बैलेंस शीट होती है कि ये मेरे क्लोजिंग बैलेंसेज हैं, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग करेंगे। इस साल तो कुछ क्लोजिंग बैलेंस है नहीं, सब कुछ ख़त्म करना है। आप कुछ भी कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो बैलेंस शीट नहीं बनती डिसोल्यूशन में। इंस्टेड ऑफ बैलेंस शीट आप लोग बनाते हो कैश या फिर बैंक अकाउंट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। जो भी ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंग या तो आप कैश अकाउंट बनाओगे या फिर आप बैंक अकाउंट बनाओगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। अब जब डिसोल्यूशन हो रहा है तो प्रोसेस क्या होगा उसको समझो कि डिसोल्यूशन हो रहा है तो प्रोसेस क्या होगा। एक सुबह उठ के पार्टनर्स आए, पार्टनर्स ने देखा यार हम ये काम नहीं करना चाहते, कोई भी रीज़न हो सकता है, मन भर गया, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, बहुत पैसा कमा लिया, आपस में नहीं बन रही, लगातार नुकसान में चल रहे हैं, पार्टनर विदेश जाना चाहते हैं, जीना नहीं चाहते, मर जाना चाहते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो डिसोल्यूशन कर रहे हैं अपने बिजनेस का। प्रोसेस क्या होगा, ध्यान से देखना। प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। अब सुबह सुबह जो पार्टनर्स आए उन्होंने देखा यार हमें अपना बिजनेस बंद करना है। अब जब सुबह सुबह पार्टनर्स आए थे तो मुझे बताओ उनके सामने क्या रखा होगा? उनके सामने एक बैलेंस शीट रखी होगी, उनके सामने एक बैलेंस शीट रखी होगी। उस बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ होंगी, एसेट्स होंगे। उस बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ होंगी और एसेट्स होंगे। लाइबिलिटी साइड पे क्या क्या होगा?
कैपिटल होगा, रिजर्व्स होंगे, लाइबिलिटीज होंगी। एसेट साइड पर क्या क्या होगा, आपके बेसिक एसेट्स होंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे, यही चीज़ें होती हैं। आपकी ये बैलेंस शीट होगी। अब वो कहते हैं ख़त्म करो यार, इस बैलेंस शीट को ख़त्म करो। बैलेंस शीट को ख़त्म करने का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं है फाड़ के फेंक दो, बैलेंस शीट ख़त्म, बिजनेस डिसॉल्व, चलो अपने घर। इतना आसान होता तो सर चैप्टर क्यों बनता। और आपको पता है क्लास 12th में तो आप सिर्फ इसकी स्टार्टिंग कर रहे हो। आप बीकॉम में जाओगे तो भी ये पढ़ोगे, बीबीए एमबीए में जाओगे तब भी ये पढ़ोगे, इसके अलावा सीए में तो ये पढ़ोगे ही पढ़ोगे, सीए इंटर में, तो ये आप पढ़ते ही रहोगे। तो इतना छोटा होता कि बैलेंस शीट फाड़ी और चलो तो फिर हो गया डिसोल्यूशन, तो फिर तुम क्यों पढ़ते इतना। नहीं, बैलेंस शीट को वाइंड अप ख़त्म करने का मतलब है जितने भी एसेट्स हैं उन सबको बेचा जाए, सोल्ड आउट किया जाए। जो पैसा आएगा उस पैसे से हम लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे। लाइबिलिटीज़ के पे ऑफ होने के बाद जो पैसा बचेगा उससे हम कैपिटल को पे ऑफ करेंगे। यही तरीका होना चाहिए सर, बिल्कुल ठीक लग रहा है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो अब जो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा, अब ये जो मैंने आपको बताया ना कि एसेट्स को बेचा जाएगा, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जाएगा, ये पूरा काम जो किया जाएगा वो किया जाएगा एक अकाउंट से, और उस अकाउंट का नाम है, क्या नाम है बताया था आपको, रियलाइजेशन अकाउंट। इस रियलाइजेशन अकाउंट का काम ही ये है कि जो एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, उनको सेटल किया जाए। ट्रांसफ़र ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, अब कुछ एसेट साइड को कुछ को छोड़ के, एक्सेप्ट क्या, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस, इनको छोड़ के सारे एसेट्स को ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप कहेंगे सर इनको क्यों छोड़ा, क्योंकि बच्चे ये तो लॉसेज हैं, ये कोई एसेट थोड़ी है, इनकी कोई वैल्यू थोड़ी है, ये कोई सोल्ड आउट थोड़ी होंगे, ये तो आपके एसेट्स हैं, लॉसेज हैं। इन लॉसेज को पार्टनर्स में डेबिट कर दिया जाएगा, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो जब आप बाकी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करोगे तो क्या एंट्री करोगे बच्चे, एसेट्स अगर जा रहे हैं तो एसेट्स ख़त्म हो रहे हैं, एसेट्स कम हो रहे हैं, एसेट्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिट, और अगर एसेट्स क्रेडिट तो जा कहाँ रहे हैं ये, रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जितने एसेट्स हैं वो सब आपने ट्रांसफर कर दिए। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग एसेट्स, आराम आराम से करेंगे सर, कोई जल्दी तो है नहीं। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा, जैसे आपने ऐसे ट्रांसफ़र किए ऐसे ही आप ट्रांसफ़र करेंगे ऑल लाइबिलिटीज़। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और है, लॉसेस, कैपिटल बैलेंसेस एंड कैश बैंक बैलेंसेस। कैश और बैंक का भी अलग से अकाउंट बनेगा ना, तो उसमें जाएगा, कैश और बैंक भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ट्रांसफ़र ऑल लाइबिलिटीज़ एक्सेप्ट कैपिटल के बैलेंसेस, एक्सेप्ट कैपिटल बैलेंसेस, कैपिटल के बैलेंसेस ट्रांसफ़र नहीं होंगे, रिजर्व्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे, और एक बात बताऊं, पार्टनर का लोन ट्रांसफ़र नहीं होगा। जितनी भी लाइबिलिटीज़ है, कौन किस किस को छोड़कर, एक तो कैपिटल को छोड़कर, रिजर्व्स को छोड़कर, और अगर किसी पार्टनर का लोन है तो वो लोन भी आप रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करते, उसका अलग से पार्टनर्स लोन बनाते हो और वहाँ से आप उसको पे ऑफ कर देते हो।
अब जब आप लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करोगे तो किस तरीके से आप ट्रांसफ़र करोगे लाइबिलिटीज़ को? ट्रांसफ़र ऑल लाइबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो रही हैं तो लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो रही हैं, तो लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो रही हैं तो लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट being all liabilities transfer to रियलाइजेशन अकाउंट। सारी लाइबिलिटीज को आपने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। डन सर। अब मैं आपसे बात करता हूं थर्ड, पार्टनर्स लोन की क्या ट्रीटमेंट करोगे? जो जो आपने ट्रांसफर नहीं किया, रिजर्व की क्या ट्रीटमेंट करोगे? और जो आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेस नज़र आ रहा था डेबिट साइड पर, एसेट साइड पर, उसकी क्या ट्रीटमेंट करोगे? भाई तीन चीज़ें, हालांकि चीज़ें और भी थी, जैसे कैपिटल भी था जो ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो वो तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, बैलेंस बीडी। ऐसे ही कैश और बैंक ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो वो कैश और बैंक अकाउंट में चला जाएगा, बैलेंस बीडी। पार्टनर्स लोन कहाँ जाएगा? रिजर्व का क्या होगा? एक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या होगा? पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन फर्म के ऊपर क्या है? लाइबिलिटी है, लोन है। अब वो लोन अगर आप पे कर रहे हो तो लाइबिलिटी खत्म हो रही है, फर्म की लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो डेबिट। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू जो भी आपका है, कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, बीइंग पार्टनर्स लोन पेड। रिजर्व्स का क्या करोगे? रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे, रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को मिल जाएंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर। कोई और रेशियो तो इसमें होती भी नहीं है, सिर्फ ओल्ड रेशियो ही होती है तो वही चलेगी। बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, ठीक है सर। अब आ जाओ आप एक्यूमुलेटेड लॉसेस पर। एक्यूमुलेटेड लॉसेस का नेचर बताओ। देखो जर्नल एंट्री करने के लिए आपको नेचर ही चाहिए, और अगर जर्नल एंट्रीज में आपको दिक्कत है तो भैया यूट्यूब पे जाओ, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पे क्लास 11th की आपको प्लेलिस्ट नज़र आएगी, वहाँ पे जर्नल एंट्रीज के आपको नज़र आ जाएंगे लेक्चर्स, उसको देख लो पहले, क्योंकि जर्नल एंट्रीज अगर वीक है तो सब कुछ वीक रह जाएगा। मैं आपको सीधा रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर याद करा के क्वेश्चन स्टार्ट करा सकता था, आपको समझ भी आ जाता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कल को आप पढ़ा नहीं पाओगे अकाउंट्स, और अकाउंट्स को ऐसे पढ़ो जैसे कल को आपको पढ़ाना पड़े तो आप पढ़ा लो। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आपका जर्नल एंट्रीज। अगर वीक है तो मैं फिर कह रहा हूँ प्लेलिस्ट में जाओ, यूट्यूब पे जाओ क्लास 11th में, और देख लो जाके। सी, अब एक्यूमुलेटेड लॉसेस का नेचर पूछा था मैंने आपसे। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, लॉसेस का नेचर होता है डेबिट, खर्चा डेबिट होता है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस का नेचर होता है डेबिट। अब वो खत्म हो रहा है तो उसे कर दिया जाएगा क्रेडिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट। और पार्टनर्स में जाएगा तो पार्टनर की कैपिटल लॉसेस की वजह से कम हो जाएगी, कम हो जाएगी मतलब डेबिट हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगेन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, बीइंग accumulated losses charged to
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्यूमुलेटेड लॉसेस चार्ज कर दिया गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है जी, क्या क्या देखा अब तक मैंने आपके साथ? सारे एसेट्स सारी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया गया, उसके बाद रिजर्व्स को, पार्टनर्स लोन को, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को भी आपने ट्रांसफ़र कर दिया। डन। अब ट्रांसफ़र करने के बाद करें क्या सर उन एसेट्स का? जो एसेट्स आपके रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो गए उनका करें क्या? तो मैं कहता हूँ एसेट्स सोल्ड हुए, या तो वो एसेट्स सोल्ड होंगे या फिर एसेट्स टेकन ओवर, पूरा ही लिख लो, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर और एसेट इज टेकन ओवर बाय एनी लाइबिलिटी। ये तीन अलग अलग केसेस बन सकते हैं एसेट्स के। जो एसेट्स आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किए थे, या तो वो सोल्ड हो जाएंगे कैश में या बैंक में, उनको बेचा जाएगा, या फिर उन एसेट्स को कोई पार्टनर लेकर जाएगा, या फिर उन एसेट्स को कोई लाइबिलिटी ले जाएगी। तीनों केसेस में क्या क्या होगा, इस पे मैं एंट्री नंबर ए करूँगा, इस पे मैं एंट्री नंबर बी करूँगा, इस पे मैं एंट्री नंबर सी करूँगा। ए, एसेट बेचा गया भाई, एसेट सोल्ड हुआ, एसेट बेचा गया। अगर एसेट बेचा गया है या एसेट सोल्ड हुआ है, एसेट को बेचा गया है या एसेट को सोल्ड किया गया है, तो आपके पास क्या आया होगा? कैश, या मैं बोलूं बैंक आया होगा, और आपके पास से क्या गया? एसेट। तो आप लिखोगे एसेट अकाउंट। ना ना ना, ये गलत कर रहे हो आप सर। एसेट अकाउंट तो अब आपकी बुक्स में है ही नहीं। एसेट अकाउंट तो आप तभी ख़त्म कर चुके थे जब आपने उसको एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया था रियलाइजेशन में। तो अब यहाँ पर एसेट की जगह क्या आएगा? अब एसेट, जितने एसेट थे उन सब ने रियलाइजेशन का चोला पहन लिया है। टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एसेट सोल्ड, ये एंट्री नंबर ए थी। अगर एसेट को पार्टनर ले जाए तो पार्टनर की कैपिटल को कम कर दिया जाए। भाई पार्टनर की कैपिटल भी तो फर्म के लिए एक इंटरनल लाइबिलिटी है। पार्टनर की कैपिटल भी तो फर्म के लिए एक इंटरनल लाइबिलिटी है। फर्म को पार्टनर का 5 लाख देना है एज अ कैपिटल। पार्टनर ने कहा मैं 2 लाख का फर्नीचर ले जा रहा हूँ, फर्म ने कहा ले जा भाई, अब हम आपको 3 लाख देंगे। कुछ गलत तो नहीं कह रहा? तो जब भी पार्टनर किसी एसेट को लेके जाता है तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है, और पार्टनर की कैपिटल कम होने का मतलब है वो आप उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखेंगे? वही एसेट मत लिखना, टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। एसेट को कौन ले गया? एसेट को ले गया पार्टनर। सी, सी एंट्री, अगर एसेट को कौन ले जा रहा है? कोई लाइबिलिटी। तो आप मेरी बात सुनो ध्यान से, इसमें पता है क्या होता है भाई? आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है और एसेट कम हो रहा है। एसेट को अगर लाइबिलिटी ले जा रही है तो आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो एंट्री जो बनती है वो बनती है लाइबिलिटी कम हो रही है तो लाइबिलिटी डेबिट। लेकिन अब लाइबिलिटी तो है नहीं, लाइबिलिटी की जगह क्या है? रियलाइजेशन है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है। ऐसे ही एसेट कम हो रहा है तो एसेट की जगह भी क्या है? रियलाइजेशन, और जब एसेट कम होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है टू रियलाइजेशन अकाउंट, सेम अमाउंट। तो रियलाइजेशन से रियलाइजेशन कट गया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी एसेट को कोई लाइबिलिटी ले जाए, सर आपको ये समझ नहीं आ रहा? एसेट को लाइबिलिटी ले जाएगा मतलब, सर मैं बताता हूँ ना,
आपके जो क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स ने बोला कि भाई ये फर्नीचर है, इसको हम ले जाते हैं, हम सेटल कर लेंगे। हमने कहा ठीक है ले जाओ। हमने कहा ठीक है जी ले जाओ। तो ये तो मैं समझा रहा हूँ कि लाइबिलिटी किसी एसेट को ले गई। आपके मन में डाउट आता है सर लाइबिलिटी 50,000 की थी, एसेट 60,000 का था, फिर या लाइबिलिटी 60,000 की थी, एसेट 50,000 का था, फिर यहाँ तो सेम अमाउंट नहीं है बच्चे। वो ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस अपने आप कंप्यूट होता है, वो भी हम देखेंगे आगे चल के। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी एसेट को उठाकर ले जा रहा है कोई लाइबिलिटी, तो उसकी आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी। नो एंट्री विल बी पास्ड। और उसका रीज़न भी मैंने आपको दिया कि रियलाइजेशन ही डेबिट हो रहा है एंड रियलाइजेशन ही क्रेडिट हो रहा है, तो उसकी एंट्री नहीं बनती। आगे बढ़ते हैं जी। ये मैंने एसेट्स का बताया आपको। अब इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ का क्या होगा। जो लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन में आपने ट्रांसफ़र की, उन लाइबिलिटीज़ का क्या होगा। लाइबिलिटीज़ या तो पे हो जाएंगी, लाइबिलिटीज़ या तो पे हो जाएंगी, लाइबिलिटीज़ या तो पे हो जाएंगी, या फिर क्या ऐसे समझो उसको, लाइबिलिटी पेड इन कैश बाय फर्म और लाइबिलिटीज़ पेड बाय एनी पार्टनर, या फिर लाइबिलिटी को किसी पार्टनर ने पे किया, या फिर लाइबिलिटीज़ सेटल्ड अगेंस्ट, ये जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, एसेट। तीनों केसेस में से कुछ भी हो सकता है, तो हम इनको एक एक करके देखते हैं। ए बी सी। अब अगर मैं ए की बात करूं और लाइबिलिटी को पे किया है फर्म ने कैश में, तो फर्म का कैश कम हो गया एंड फर्म की लाइबिलिटी कम हो गई। तो लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है, लेकिन लाइबिलिटी डेबिट नहीं होगी, उसकी जगह क्या डेबिट होगा, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर मैं कहीं खाली कैश लिख दूं या बैंक लिख दूं तो आप समझ जाना कैश और बैंक दोनों एक ही हैं। बीइंग लाइबिलिटीज पेड। बी, अगर लाइबिलिटी को किसी पार्टनर ने पे किया है तो अगेन लाइबिलिटी तो फिर भी ख़त्म हो ही रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। लेकिन अब जिस पार्टनर ने पे किया है वो आप बाद में मांगेगा, उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर दो, और कैपिटल को इंक्रीज कर दो मतलब क्रेडिट कर दो। बीइंग लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। और सी का तो मैंने आपको बताया था, यहाँ भी सेम है, नो एंट्री। अगर किसी एसेट को कोई लाइबिलिटी ले जा रही है या कोई लाइबिलिटी किसी अगेंस्ट के अंदर सेटल हो रही है अगेंस्ट में, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। नो एंट्री विल बी पास्ड। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। तो मैंने सारे एसेट्स का कर दिया, सारी लाइबिलिटीज़ का कर दिया, डन। अब जरा एक नोट देख लो। नोट, इफ नो realizable value, if no realizable value, बल्कि realizable oblique payable value of assets oblique liabilities is given। आपको ना क्वेश्चन में एक तो बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट में एसेट्स दी होंगे, लाइबिलिटीज़ दी होंगी, नीचे एडजस्टमेंट में उन एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू
कि कौन सा एसेट कितने पे सोल्ड आउट होगा, और लाइबिलिटीज़ की पेएबल वैल्यू की कौन सी लाइबिलिटी कितने पे पे होगी, ये दोनों गिवन होते हैं एडजस्टमेंट में। अगर गिवन नहीं है तो क्या होगा, उसका मैं आपको साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर गिवन नहीं है तो क्या होगा, एसेट रियलाइजेबल वैल्यू विल बी 0। तो आप एसेट को मानेंगे कि एसेट की कोई वैल्यू रियलाइज नहीं हुई, एसेट की वैल्यू हो गई 0। ये ना दोनों अलग अलग है। क्लास 12th में इस तरीके से चलता है, सीबीएसई कहती है 0 मान लो, लेकिन जब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं सीए इंटर पे पहुँचता हूँ, तो सीए इंटर पे एसेट की अगर कोई रियलाइजेबल वैल्यू गिवन नहीं होती तो वो बुक वैल्यू मान ली जाती है। उसका कहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अलग अलग बोर्ड्स इसको अलग अलग तरह से देखता है। लाइबिलिटीज़, अगर लाइबिलिटीज़ की कोई पेएबल वैल्यू गिवन नहीं है, यानी लाइबिलिटी कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी है उसकी कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो उसकी जो पेएबल वैल्यू है विल बी इट्स बुक वैल्यू। उसकी पेएबल वैल्यू क्या होगी, उसकी पेएबल वैल्यू उसकी बुक वैल्यू होगी। समझ आता है आप लोगों के? बिल्कुल समझ आता है सर। तो इस चीज़ का भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ आप लोगों से, नोट वोट सब बाद में कर लेंगे एक साथ, कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ की। अब 5th हो गया, 6th में कहता है एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। सर डिसोल्यूशन के भी कुछ खर्चे हैं। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के भी कुछ खर्चे हैं। क्या खर्चे हैं वो देखते हैं। भाई अब आप डिसोल्यूशन कर रहे हो तो उसमें कुछ तो खर्चा होगा, एक एक करके उस खर्चे को देखेंगे हम लोग। पहला पॉइंट, अच्छा इसमें ना कैसे कराऊँ आपको सोचने दो, क्योंकि इसमें ना दो चीज़ें हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसमें ना आपको एक वो बताता हूँ, कोशिश करता हूँ, फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, सब्र बना के रखिएगा। पेड बाय, बोन बाय, जर्नल, कुछ ऐसे समझने की कोशिश करता हूँ मैं इसको। देखो सर, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस बहुत बहुत ख़तरनाक टॉपिक है, बहुत ख़तरनाक। शायद मैं इसको भी पूरा कवर भी नहीं कर पाऊँगा, तो अगर कुछ रह जाएगा, रह ही जाएगा कुछ क्या, तो हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर कि डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस की क्या जर्नल एंट्री होंगी, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो वहाँ भी हम इसको देखेंगे। अभी मैं आपके साथ एक बेसिक लेके चल रहा हूँ, समझना ध्यान से क्या करना है। पेड बाय, बोन बाय। अब आपको बताया गया कि भाई आपके डिसोल्यूशन के खर्चे किसने किए, फर्म ने किए। बोन बाय का मतलब है कि वो खर्चा करना भी किसको था, किसके ऊपर थी उसकी जिम्मेदारी, फर्म के ऊपर थी। तो सर हम जो एंट्री कर रहे हैं वो भी फर्म की बुक में कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एंट्री क्या करेंगे, भाई खर्चा हुआ है, फर्म का था तो फर्म का था, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और फर्म ने किया तो फर्म की जेब से पैसा चला गया टू कैश या बैंक अकाउंट। सिंपल, आपके पास एक खर्चे की एंट्री हो गई। खर्चा किसने किया, खर्चा किया फर्म ने, पे भी किसने किया, फर्म ने, था भी किसका, फर्म का, तो फर्म का था, बॉन्ड बाय फर्म किया तो रियलाइजेशन डेबिट, पेड बाय फर्म है तो टू बैंक, डन। अब मैं आपके साथ ऐसे करता हूं कि चलो फर्म ने पे किया था, या ऐसा मान लो कि पार्टनर ने पे किया था, लेकिन खर्चा था किसका, फर्म का था। ठीक है जी, अगर खर्चा फर्म का था तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि फर्म का खर्चा है। लेकिन क्योंकि पार्टनर ने पे किया है, फर्म ने पे नहीं किया, तो कैश नहीं आएगा, पार्टनर का नाम आएगा।
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई खर्चा फर्म का था, पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर तो कल को वापस मांगेगा ना अपने पैसे कि भाई मेरा पैसा दो, वापस मांगेगा अपने पैसे, मेरा पैसा दो, तो हमने उसकी कैपिटल बढ़ा दी। अब इसी को उल्टा कर लो, खर्चा पे किया फर्म ने, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो करना चाहिए था पार्टनर को, यानी उसका जो बोझ है वो पार्टनर का था, वो खर्चा पार्टनर को करना चाहिए था डिसोल्यूशन का, लेकिन पे किसने कर दिया? फर्म ने। तो क्या वो खर्चा फर्म का है? नहीं। जब तक खर्चा फर्म का नहीं है तो वो रियलाइजेशन को डेबिट नहीं करेगा। पे किसने कर दिया? फर्म ने। तो क्योंकि फर्म ने पे किया तो आप लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट, फर्म की जेब से गया ना। फर्म के लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, अगर खर्चा फर्म का है तो रियलाइजेशन को डेबिट करना, अगर फर्म ने पे किया है तो टू कैश या बैंक। अब यहाँ पे खर्चा फर्म का नहीं है, खर्चा किसका था? पार्टनर का। कर किसने दिया? फर्म ने। तो फर्म कहेगी भाई हम तेरी कैपिटल से काट रहे हैं। लॉजिकली चलोगे सब समझ आएगा। समझ आया सर? आ गया सर यहाँ तक। अब एक पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि खर्चा पार्टनर का, पे भी पार्टनर कर रहा है, तो सर फर्म की बुक्स में कोई एंट्री की ज़रूरत ही नहीं है। भाई ना तो हमारा खर्चा, ना ही हम पे कर रहे, तो हम काहे बात की टेंशन लेंगे भैया? पार्टनर का खर्चा था, पार्टनर ने पे कर दिया, पार्टनर जाने उसकी बुक्स जाने, फर्म की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। एक सिनेरियो ये भी बनता है कि दो पार्टनर हैं, पार्टनर वन का खर्चा पे करा गया पार्टनर वन के द्वारा, जबकि खर्चा था पार्टनर टू का। अब इसमें ना दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है, पहला व्यू क्या है कि भाई क्योंकि ये पार्टनर की आपस की बात है तो कोई एंट्री पास नहीं होगी, पहला व्यू तो ये है। और दूसरा व्यू ये कहता है कि भाई जिसने पे कर दिया वो वापस मांगेगा, उसकी कैपिटल को बढ़ा दो क्योंकि खर्चा उसका नहीं था। टू, और जिसका था उसकी कैपिटल को कम कर दो। तो दोनों व्यू चलते हैं और दोनों व्यू में ही आंसर ठीक आएगा, उसमें कुछ भी आंसर अलग नहीं आएगा, दोनों में ही ठीक आता है। तो ये मैंने मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे जो भी सीक्वेंस बन सकते थे वो बताए, और अगर कुछ और भी बन रहा है तो आपको ध्यान क्या रखना है, बुक्स में तभी एंट्री होगी जब उसमें कहीं ना कहीं फर्म का रोल होगा। अगर फर्म का रोल ही नहीं है तो एंट्री नहीं होगी। फर्म का रोल दो तरीके से हो सकता है, खर्चा फर्म के लिए था तो रियलाइजेशन डेबिट, पे फर्म कर रही थी तो टू कैश या बैंक। सिंपल। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सपेंसेस समझ आ गए होंगे। ठीक है जी, इसमें और भी चीज़ें होती हैं लेकिन वो हम समझेंगे क्वेश्चन के साथ साथ, सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं समझ सकते। अब क्या हुआ, मेरा डिसोल्यूशन, मेरा रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट सॉरी पूरा हो गया। तो अब मेरा या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा ऑन रियलाइजेशन। तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो देखते हैं। अगर प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या किया आपने? बीइंग रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। बी, अगर लॉस है तो वाइस वर्सा हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये तो वाइस वर्सा हो गया, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास दिक्कत होगी आपको। हाँ, एक डाउट जरूर आप लोगों का आता है, सर प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होना चाहिए। बच्चे रियलाइजेशन क्रेडिट हो चुका होगा, रियलाइजेशन का ही तो प्रॉफिट है ये, तो रियलाइजेशन का तो नेचर आ रहा होगा क्रेडिट प्रॉफिट का, उसे ही तो ख़त्म करना है, उसे ट्रांसफ़र करना है, इसीलिए हम उसे डेबिट कर देते हैं और पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। इसके बाद जब आप ये सारे काम कर लोगे तो आप फाइनल बैलेंस पे पहुंचोगे और आप फाइनल सेटलमेंट करेंगे ऑफ पार्टनर्स। और उसमें क्या करना है हमको, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को चेक करना है। अब ध्यान से समझना है इसको। अगर पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड के टोटल से, तो इसका मतलब फर्म विल पे टू पार्टनर। लेकिन अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो इसका मतलब फर्म को पैसा मिलेगा, फर्म विल रिसीव फ्रॉम पार्टनर। अब फर्म पे करेगी तो उसकी क्या एंट्री होगी, पार्टनर की कैपिटल खत्म होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और अगर फर्म को रिसीव करना है तो फर्म के पास पैसा आएगा तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देख लीजिए, ये फाइनल सेटलमेंट हो गई पार्टनर्स की। मैंने पूरा बताया आपको खोल के, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई भी डाउट आपके मन में होना चाहिए। क्रेडिट साइड बड़ी है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बड़ी है तो उसकी कैपिटल ज़्यादा बनती है, उसको दे दो, और जितनी भी एंट्रीज होंगी वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। तो मेरे हिसाब से सारी एंट्रीज मेरी हो चुकी हैं, शायद ही कोई रह गई होगी तो फिर देख लेंगे। ठीक है सर, अब मैं एक बार देख लूँ कोई एंट्री तो नहीं रह गई है। ये आपने रियलाइजेशन टू एसेट किया, जो रियलाइजेशन आपने एसेट ट्रांसफ़र किए थे। अब ये आइटम्स हैं जो एसेट साइड पर होंगे वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, और नोट ट्रांसफ़र, कैश ट्रांसफ़र नहीं होता, बैंक नहीं होता, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होता, पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस नहीं होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। एट द एंड कैश अकाउंट प्रिपेयर होगा। हाँ, एक ये वाला पॉइंट भी आप देखो, एसेट अगेंस्ट विच प्रोविजन और रिजर्व इज एग्जिस्टिंग शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट ग्रॉस वैल्यू। यानी अगर आपको डेटर्स गिवन है 1 लाख के, उसमें से लेस किया हुआ है प्रोविज़न 5000 और नेट दिया हुआ है 95, तो आप एसेट वाली साइड को 1 लाख ट्रांसफ़र करोगे और 5000 लाइबिलिटी वाली साइड पे अलग ट्रांसफ़र करोगे, तो दोनों ग्रोस ट्रांसफ़र होगा अलग अलग। अगर पार्टनर का लोन है तो वो डायरेक्ट पे हो जाता है, लेकिन अगर पार्टनर के किसी भी जानकार, किसी भी रिलेटिव का लोन है तो वो आउटसाइड लाइबिलिटी ही माना जाएगा, और उसको जैसे बाकी लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हो वैसे ही करोगे। सिर्फ एग्जम्पशन किसको है, पार्टनर के खुद के लोन को, उसके अलावा पार्टनर का कोई और लोन हो, किसी रिलेटिव का, वाइफ का, हस्बैंड का, मदर का, फादर का, किसी का रिलेटिव का, वो नहीं माना जाएगा, आउटसाइडर ही माना जाएगा वो। ये मैंने आपके साथ एक डिस्कस किया था। व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन अ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या फ़र्क है? बिजनेस इसमें नहीं चलता, बिजनेस इज नॉट डिसकॉन्टिन्यूड, बिजनेस इज डिसकॉन्टिन्यूड। एसेट एंड लाइबिलिटीज़ अभी भी बैलेंस शीट में बरकरार रहते हैं, यहाँ पे नहीं रहते। एसेट्स को रियलाइज कर लिया जाता है, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर लिया जाता है। डिसोल्यूशन ऐसा क्यों हो रहा है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है?
उसके अलग अलग कारण है। अगर सीए फाउंडेशन वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने बेस क्लियर करने के लिए, तो आपने इसको पढ़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक है। और अगर क्लास 12th वाले आपके लिए तो ये वीडियो है ही। आप इस चीज़ को पढ़ोगे आगे, जब आप लॉ पढ़ोगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिटेल में पढ़ोगे, मैंने डिटेल में नहीं कराया है। एग्रीमेंट था उनके बीच में कि फलाना डेट को इतने साल के बाद डिसोल्यूशन हो जाएगा। कंपलसरी डिसोल्यूशन किसी सिचुएशंस में होता है कि करना ही पड़ेगा, बिजनेस की एक्टिविटी इलीगल हो गई है, बिजनेस की मैनेजमेंट में डेडलॉक लग गया है। डेडलॉक का मतलब है वो एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है, कोई सर्टेन कंटिजेंसी ऐसी हुई है जिसकी वजह से ये करना पड़ा डिसोल्यूशन बाय नोटिस। किसी पार्टनर ने नोटिस दे दिया है मैं चाहता हूँ इस फर्म को डिसॉल्व किया जाए, ये सेक्शन 48 है, इसको रहने दो। रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन में क्या फ़र्क है सर? बहुत फ़र्क है। रियलाइजेशन बिल्कुल अलग है, रिवैल्यूएशन बिल्कुल अलग है। रिवैल्यूएशन में आप रिवैल्यू करते थे एसेट्स को, रियलाइजेशन में आप एसेट्स को पे ऑफ सेटल कर रहे हो, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर रहे हो। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या है सर? नॉमिनल है। बच्चा कहता है लेकिन सर हम तो इसमें एसेट और लाइबिलिटी भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बच्चे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, लेकिन जिस भी अकाउंट से लास्ट में प्रॉफिट या लॉस निकल रहा है उसका नेचर नॉमिनल ही माना जाएगा। हाउ विल यू ट्रीट फॉलोइंग आइटम इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट टेंजिबल एसेट? ये गलत है, ये पुराना है। इट इज एज्यूम्ड एट रियलाइजेबल वैल्यू इज ज़ीरो, चाहे टेंजिबल हो, इनटेंजिबल की तो ज़ीरो होती है। लाइबिलिटी का एज्यूम करेंगे कि आप बुक वैल्यू पे कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है इसमें? कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा आपके पास, ए बी सी पार्टनर हैं, फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, पोजीशन दी हुई है 31 मार्च 2000 की एज फॉलो। लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर ए जो पार्टनर है उसका लोन अकाउंट कैपिटल ए बी सी इस तरीके से दिया होता है, और नीचे कुछ डिटेल्स आपको दी होती है। अब इन सबको मैं आज कराऊंगा तो बहुत लंबी लेक्चर हो जाएगा, आपने काफ़ी कुछ नोट किया है आज, वैसे ही आपको काफ़ी टाइम हो गया होगा लिखते लिखते। यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। और जब तक मुझे पूरी उम्मीद है अपने बच्चों पे कि आप लोग अच्छे से एक बार इन सबको रिवाइज़ करके, और कैसे रिवाइज़ करोगे पता है? इन सारी एंट्रीज़ को एक बार देख के और फिर बंद करके फिर अपने आप लिख के देखना। अगर आपने वो कर लिया तो माशाल्लाह यकीन मानो आप कभी नहीं भूलोगे इसको। ठीक है जी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।